स्टूडेंट्स 1-2 मिनट ना आपको वेट करना पड़ेगा, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? 1-2 मिनट के लिए बस। ओके जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को ना मैंने ड्राइव पे बुक्स रखनी है। मेरे पास 2 लोगों के ही थे ईमेल एड्रेसेस, तंजील का और मोहसिन का। आप लोगों को असेस दे दी है मैंने, आपको नजर आ गई बुक्स? यस मैम, मैंने देखी है। देख जी ली मैडम, है? मैं शेयर कर दूंगा अभी सभी को लिंक ना। हाँ चलें, तंजील सबको शेयर कर देगा लिंक, ठीक है? तो इसमें जो अभी फिलहाल जिस बुक को हम लोग मोस्टली फॉलो कर रहे हैं ना, दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। तो हो सकता है टॉपिक वाइज हमें चीज़ों को चेंज करना पड़े। एक्चुअली स्टार्ट तो ऑलमोस्ट ये जो हमारा स्टार्टिंग के लेक्चर्स है ना, वो सारे केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस से ही हैं, ठीक है? तो आप उसको देख लीजिएगा और प्रेजेंटेशन भी मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। प्रेजेंटेशन बेसिकली मैं भी उसी बुक को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है? आप बुक देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ की समझ आ जाएगी, ठीक है? तो साथ में प्रेजेंटेशन में शेयर कर दूंगी। मेरे ख्याल में चूंकि मैं एक ही प्रेजेंटेशन को कंटिन्यूएशन में ही वो कर रही हूँ, मींस के हर रोज के लिए अलग अलग नहीं कर रही। जैसे ये अब एक टॉपिक स्टार्ट हो गया तो इसी प्रेजेंटेशन में मैं नेक्स्ट में स्लाइड्स ऐड कर रही हूँ, ठीक है? तो ये फिर अब इस वीकेंड पे, यानी कि मींस के इस वीक के जब लेक्चर्स खत्म होंगे तो ये वाली प्रेजेंटेशन मैं अपलोड कर दूंगी। उस पे है बनी हुई प्रेजेंटेशन, उसी बुक में से ही है, ठीक है जी? मैम, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या डिसाइड हुआ है? मोड ऑफ एग्जामिनेशन जनाब ऑनलाइन ही है, अच्छा मैम, ऑनलाइन वो ही है, फिजिकल नहीं हो रहा, ठीक है? अभी तक एक्चुअली ना जो आप लोगों का तो मिड टर्म है ना, मिड टर्म वालों के लिए ये सीन है कि अभी जो मुझे तो लास्ट मैसेज आया था उसके अकॉर्डिंग यही था कि हम लोगों ने आपको पेपर देना थ्रू गूगल क्लासरूम, मींस के यूनिवर्सिटी लेवल पे भी नहीं वो अभी तक डिसाइड कर रहे हैं ना। कि पहले तो ये था कि हम लोग पेपर बना के दे देते थे, यूनिवर्सिटी के जो आईटी सेक्शन है या कंट्रोलर ऑफिस है वो इसको कंडक्ट करा रहा था एग्जाम को। हाउएवर अभी उन्होंने एमफिल पीएचडी के लिए यही कहा है कि जिन्हों के अभी मिड टर्म्स होने हैं, इनको टीचर्स अपने लेवल पे ही ना मैनेज करे। अभी वी आर नॉट श्योर कि कैसे इसको करना चलिए है। तो मैम, ठीक होगी बात। वो तो जैसे फिर डिसीजन आएगा, फाइनल पॉलिसी जैसे आएगी। अभी एक्चुअली यूनिवर्सिटी इज बिजी विद द फाइनल एग्जामिनेशन, जो ये बहुत सारी क्लासेस के ना जिनके फाइनल टर्म होने हैं। वो पहले तो वो क्लियर था कि फिजिकली एग्जाम होना है। जब फिजिकल एग्जाम होता तो अब स्टूडेंट्स ने दरम्यान में इतनी स्ट्राइक्स करके सारी चीजों को मेस क्रिएट कर दिया। अब पता नहीं क्या बनने वाला। मैम, स्टूडेंट्स लेकिन ने किया, हमने नहीं किया। हाँ, आप लोगों का तो अभी वो स्टार्ट ही नहीं ना हुआ ये सिलसिला। जब आपका यस। भी होना तो आप एक्चुअली वो लोग मजा ले चुके हैं ऑनलाइन एग्जाम का प्रीवियस सेमेस्टर हाँ में, जी, ऐसे एंड ही है। दे नो के वो जो ऑनलाइन एग्जाम है दैट इज सो इजी फॉर देम। और मिल उसमें मिल के नंबर कर अच्छे रहे आते हैं और हैं। उसमें नंबर अच्छे आते हैं। नंबर अच्छे आने ही पता नहीं किसके आते हैं, नॉर्मली नंबर भी आते हैं, इतने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर कोई नहीं आ रहे स्टूडेंट्स के। तो ना मतलब उन्हीं के ऊपर काम हो रहा है। पहले तो 6 से वो स्टार्ट कर रहे थे ना एग्जाम्स, तो उनके एग्जाम्स भी लेट होके 13 पे चले गए। यूनिवर्सिटी तो खुद कंफ्यूज हुई है कि उन्होंने करना क्या है, उनको समझ ही नहीं आ रही। यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं थी, फिजिकल एग्जाम्स के लिए यूनिवर्सिटी रेडी थी ना कि फिजिकली एग्जाम होते, लेकिन स्टूडेंट्स ने बहुत मैस क्रिएट कर दिया। उसकी वजह से फिर जनाब यूनिवर्सिटी को डिसीजन लेना पड़ा ऑनलाइन का। तो अब इन्होंने प्रिपरेशन भी करनी है। डेफिनेटली यूनिवर्सिटी रेडी थी कि हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेंगे,
तो फिर ऑनलाइन एग्जाम के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है ना यूनिवर्सिटी लेवल पर भी। आप लोगों का तो वैसे मैं तो मैडम नादिया से डिस्कस कर रही थी कि हम इतनी मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कम क्लासेस हुई हैं मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अगर 13 से आपका है मिड फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये नेक्स्ट वीक से मिड है तो हम लोग शायद एक वीक आपके मिड आगे कर लें। और दूसरा ये 10 तो आप स्टूडेंट्स हो, मैं तो कहती हूँ आओ और आराम से फिजिकली एग्जाम दो और काम खत्म करो। ये जो चक्कर है ना ऑनलाइन वाला ही है फजूली। या तो फिर हम सीधे सीधे मैं तो कहती हूँ सीधे सीधे नंबर दे देते हैं बस स्टूडेंट्स को। ये तो मैम फिर अच्छी बात है। क्यों सुहेब, ऐसे ही होना चाहिए ना। दीदी मैडम सबसे अच्छी बात पूछे मैडम, मौसम से पूछे मौसम ने तो फिजिकल एग्जाम देना। मैं तो जानता हूँ मौसम के लिए न्यूमेरिकल किस तरह आते हैं, मैं फिजिकल एग्जाम के लिए बताइए। मौसम के लिए पूछे बगैर भी आई कुड टेल यू गाइस कि मौसम वुड बी रेडी फॉर द फिजिकल एग्जाम। मौसम ने इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं करना। मौसम बहुत अच्छा बच्चा है, तो मैं तो बता दिया है ना कि he would be ready for physical exam. However, issue तो है ही है, even that अगर physical exam is better for all of you, क्योंकि अगर आप अभी इसको टाल भी देंगे तो you have to appear in the comprehensive exam as well. तो फिर भी आपको वहां पे जाके तो प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी ना, ऐसे ये चलेगा नहीं। तो लेकिन मैम आई थिंक फिजिकल क्लासेस इज द बेस्ट देन ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज यहाँ पर जो है ना वो फिजिकल क्लासेस आर बेटर फॉर अस एज वेल। फिजिकल क्लासेस आर बेटर फॉर अस एज वेल। हम लोगों को खुद बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे आजकल काफी मतलब जब हम प्रीवियसली ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे तो वी वर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम होम, हमें ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा था, हम घर बैठ के आराम से लेक्चर्स प्रिपेयर करते थे और अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट हम क्लासेस ले लेते थे। अब हमें ऑफिस जाना पड़ रहा है, हम सारा दिन उधर गुजारते हैं, उधर कभी कोई स्टूडेंट आ रहा होता है, इतनी इंटरप्शन होती है कि जब भी कल नादिया वाज ट्राइंग टू टेक क्लास फ्रॉम द ऑफिस और नहीं मैनेज हुआ ना, कुछ प्रॉब्लम आ गया था शायद, कभी नेट का वहां पे इशू आ रहा है, कभी इंटरप्शन इतनी ज्यादा हो रही होती है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोग फोकस ही नहीं कर पाते। मींस के आप लोगों के लिए नहीं सिर्फ मुश्किल बल्कि हमारे लिए भी प्रॉब्लम है फिजिकल क्लास ऑनलाइन क्लासेस लेना। मैम नादिया तो काफी ज्यादा पढ़ा लिया, उनका तो ज्यादा कोर्स हो गया ना, वो तो काफी स्पीड ही आ रही है। मुझे पता है, तो कोई मसला नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी भी स्पीड बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस का भी कोर्स हो जाएगा। अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह। हाँ जी चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था? हम लोग जनरल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे हम लोगों ने कल, यानी कि प्रीवियस। एक्सक्यूज मी मैडम, जी जी स्लाइड्स थोड़ी लार्ज कर लीजिएगा। हाँ जी, मैं इसको स्लाइड शेयर वो उस पे स्लाइड शो पे कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ, शो हो रही है ना स्लाइड्स? मैडम मैडम हो रही है। मैम आज तो अच्छे तरीके से हो रही है वैसे, बस इसमें ना गूगल मीट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। एक दिन मैंने आपको स्लाइड शो की तो वो नहीं हो रही थी, आज तो मैं से चेक करके आई हूँ स्लाइड शो हो रही है। ठीक है जी, अभी तक जो हमारा हम लोगों ने ये पिछले 2 लेक्चर्स में जो डिस्कशन किया दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, हम लोगों ने जनरल फिनोमेना डिस्कस किए, गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में डिस्कशन की। आप ना एज सून एज पॉसिबल द केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस की बुक जो है ना उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। तंजील इनको दे दो और इनको बता दिया करो कि क्लास 8 बजे है। मैंने तंजील को कहीं शायद 12 बजे ही बता दिया था कि क्लास है, तो वो ऑफिस में इंटरप्शन की वजह से मैं क्लास को अगर मतलब बजे ले रही हूँ, मैं 4 बजे मैम मेरी मैम अगर मतलब बात हुई थी तो तंजील ये कह रहा था कि स्टूडेंट्स भी ज्यादा कंफर्टेबल हैं 4 बजे की क्लास में। ये कह रहा था मैम, अगर मतलब देखिए ना मैम, अगर 4 बजे क्लास लेनी है ना मैडम, तो फिर हम 4 बजे क्लास ले लिया करेंगे, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन वो एक ना टाइम हो जाए ना कि 4 बजे आपने लेनी है क्लास, फिर वो 2 बजे शुरू हो जाते हैं ना। ठीक है, हम 4 बजे क्लासेस ले रहे हैं, 4 बजे के राउंड। नहीं 2 बजे नहीं ना ले पा रही मैं क्लासेस, क्योंकि नहीं मैनेज हुआ टाइम
ऑफिस की वजह फिर हम ऐसे से, करेंगे तो ना, उस अगर टाइम पे आपकी वहाँ पे मैडम इतना रश क्रिएट हुआ था क्लास में। ये जो मिड वाला वो तो टाइम है है ना, मैम। इसमें क्लास लेना पड़ा मुश्किल है। मैम ऐसा करते हैं ना, फिर अगर आप परमानेंटली 4 बजे क्लास लेती है ना, तो हमारे लिए एक ना इशू रिजॉल्व हो जाएगा, बाकी क्लास के लिए भी, कि हम जो है ना, वो जो हमारी 5 दिन क्लास जाती है ना, बड़ी लंबी क्लास जाती है, तो हम बाकी टीचर से रिक्वेस्ट करके वो जो है ना, वो 3 तक शॉर्टन कर लेंगे उसको, बिकॉज एवरीवन हैज 3 क्रेडिट आवर्स एंड everyone has to take the 3 consecutive classes, so we can done in the 3 days. So what do you can नहीं, say? यू क्या मेरे ख्याल में द मेजर इशू इज विद डॉक्टर नादिया एंड डॉक्टर सईद। I do have only this class, ठीक है? I have to manage the 3 credit hours, but they have 11 credit hours with them, ठीक है? They have to manage the other classes as well. So we have talked with them, उस then I वजह से think क्लास possibly टाइम they will take class in the 2 o'clock. हाँ It depend on the request. I think it हाँ, is depend on the request. you may ask them। नहीं हो रहा, नादिया के Okay, पास भी it's टाइम not a problem with नहीं, Ma'am नादिया के Nadia, पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। because we can done with Dr. Saeed Saab. चलो कर लो मैनेज, ऐसे आप लोगों को चलिए कन्वीनियंट वो लगता है मैम अपनी अब क्लास क्लास सारी पूरी है ना इधर। 3 o'clock पे क्लास ठीक है जी, लेती हैं मैं लाइव स्टार्ट डॉक्टर नादिया 3 o'clock पे क्लास लेती हैं। डॉक्टर सईद की क्लास जो है वो फ्री होती है, तो उनसे बात कर लेंगे। मैडम एक्चुअल में अगर आप वैसे ही, बेशक हम इसे ऑफिशियली भी 4 बजे ना करें, आप ऑफिशियली 4 बजे क्लास ले लिया करें, तो हमारी वैसे ही सारी क्लासेस जो हैं वो 3 बजे के बाद चली जाएंगी। सिर्फ मंडे की क्लासेस होंगी जो 2 बजे होंगी, बाकी सारी क्लासेस हमारी ऑटोमेटिकली 3 बजे 4 स्टार्ट बजे लेने का मकसद तो यही है ना कि अगर फर्ज करो मैं 5 बजे क्लास लेती हूँ, बाय द वे मैं एक बात कर रही हूँ, तो 3 से 4 आपकी प्रीवियस क्लास होती है, मैं आगे 4 के बाद वाले टाइम पे स्टार्ट कर लेती हूँ, ताकि आप लोग उसी मोड में हो, ठीक है? तो अब 3 से 5 हो जाती हैं, 2 से 4 की बजाय आपकी क्लासेस। इस बेसिक मैकेनिज्म्स क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकली, इनके एप्लीकेशंस। अब बुक आपके पास आ गई है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो हुई और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बताया कि बेसिकली 2 पोर्शंस में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोडिक्स में। एक इलेक्ट्रोड सरफेस प्रोसेस है और एक आयनिक प्रोसेसेस है, ठीक है? जो सॉल्यूशन केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूशन में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? ये हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी, कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, हम गैल्वानिक सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेस पे ऑलरेडी हम लोग बात भी कर चुके हैं, डबल लेयर्स की फॉर्मेशन और डिफरेंट मॉडल्स विच आर रिलेटेड विद द डबल लेयर्स। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी, डिफरेंट मॉडल्स जो थे डबल लेयर के, और हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया था, बट स्टिल देयर आर सम थिंग्स जो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के हिसाब से पता होने चाहिए। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन जब भी होगा, जब भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन होना है, वी डेफिनेटली दैट विल बी दी ऑन द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है? और जो सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड है हमारे पास, सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं ना, कि सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर ही आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चार्ज ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस। अगर हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन की बात करें तो इंटरफेस की हमें बात करनी पड़ेगी। इंटरफेस जो है दैट इज द कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन। हम लोग प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली अगर हम मेटल इलेक्ट्रोड की बात करें तो मेटल इलेक्ट्रोड के बल्क को देखें तो वहाँ पे केटाइंस हैं विच आर सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर। लूज इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मेटल आयंस जो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है, आपने इलेक्ट्रॉन से थ्योरी भी पढ़ी है मेटल्स के बारे में, ठीक है? कि आपके पास केटाइन होगा दैट विल बी सराउंडेड बाय एनाइन, और जो एनाइन होगा दैट विल बी सराउंडेड बाय केटाइन। तो इस तरह के पॉजिटिव नेगेटिव का एक पूरा क्रिस्टल एटस के अंदर इस तरह की सीक्वेंस चल रहा होता है, ठीक है? अगर हम बल्क को देखें तो बल्क में क्या है कि पॉजिटिव चार्जेस आर सराउंडेड बाय द नेगेटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस आर सराउंडेड बाय पॉजिटिव चार्जेस, और ओवरऑल जो आपके पास नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं दैट बिकम जीरो। आपके सेंटर पे तो कोई या बल्क के अंदर जब हम बात करते हैं मेटल के अंदर तो ओवरऑल जो नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दे बिकम जीरो। हाउएवर व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द सरफेस, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस ऑफ द मेटल, ये मेटल इलेक्ट्रोड की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अनबैलेंस आ जाता है। सिमिलर टू द फिनोमेना ऑफ द सरफेस टेंशन, जब आपके पास कोई लिक्विड भी है तो लिक्विड में भी ऐसे ही होता है कि अंदर जो बल्क के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, लेकिन जो सरफेस के ऊपर जो
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दे आर नॉट बैलेंस्ड, सरफेस से अबव वाली साइड से कोई उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिल रही होती, इस वजह से आपके पास जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी दैट विल बी डिफरेंट, ये सरफेस मॉर्फोलॉजी इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू द बल्क, यानी या फिर हम कहते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू द केमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बल्क। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंटरफेस जो है वो कैसे बनेगी, अब ये आपके पास एक सरफेस है विच इज रिप्रेजेंटिंग द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड। अगर आप इसको डिप करते हैं इनटू द सिंपल पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, कि ये आपके पास मेटल है, मेटल को जब डिप करेंगे पोलर सॉल्वेंट से तो होगा क्या, ये मेटल की सरफेस के ऊपर इस तरह के चार्जेस प्रेजेंट हैं, whether they are positive charges, negative charges, ठीक है। अब जब हमने सिंपल मेटल को वो क्रिस्टल जो है मेटल का दैट इज बीइंग डिप्ड इनटू द पोलर लिक्विड है, वाटर नेगेटिव वाले की तरफ अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव की, और अगर वाटर के अलावा कोई पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट तो वहां पे हम ये कहते हैं कि आपके पास किसी भी किस्म के पॉइंट कर लिए कि पॉजिटिव आपके पास कि जिस टाइम पे आप इस मेटल को डिप करेंगे लिक्विड के अंदर तो वहां पे पोलराइजेशन की भी चांसेस आपके पास, फर्ज करते हैं हम कहते हैं कि ये मेटल के जो कुछ आयंस हैं दे गेट डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड, यानी कि आपके पास जो मेटल आयंस हैं, फर्ज करें जिंक मेटल है तो जिंक 2 पॉजिटिव जो है यहाँ पे है, जिंक 2 पॉजिटिव क्या कहते हैं, दे इधर से ट्रांसफर होगा, जहाँ पे यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि नेगेटिव चार्जेस को जिस टाइम पे कंपनसेट करना है तो जो आपके पास सॉल्वेंट के अंदर से पॉजिटिव चार्ज दे विल, अगर पॉजिटिव चार्ज अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात करें वहां पे हम पोलर सॉल्वेंट की बात करें, ठीक है, तो वो डाइपोल्स अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि इधर नेगेटिव लेयर बनेगी और ऑपोजिटली यहाँ पे क्या बन जाएगी, आपके पास पॉजिटिव लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो जिस टाइम पे मेटल इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं इन दी पोलर सॉल्वेंट तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि इंटरफेस बनेगी, इंटरफेस है या भी आपके पास कुछ मेटल आयंस अगर डिसॉल्व हुए हैं इनटू द लिक्विड फेज या बल्क ऑफ द लिक्विड में चले गए हैं तो आपके पास मेटल सरफेस के ऊपर तो मेटल इलेक्ट्रोड को जब आपने डिप किया तो आपके पास डबल लेयर बन गई, डबल लेयर को हम पहले भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि अब यहाँ पे तब मैंने सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पे हम अभी तक फिलहाल जो बात कर रहे थे वो कर रहे हैं हम कि सिंपल आपके पास मेटल इज बीइंग डिप्ड इनटू द पोलर लिक्विड, ठीक है। अब जो अब आपके पास प्रोसेस क्या हो रहा है कि वेदर आपके पास इस फॉर्म में मेटल प्रेजेंट है तब भी आपके पास जो लिक्विड के डाइपोल्स हैं वो अपने आप को अरेंज करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से कंपनसेट हो गया ड्यू टू द कोलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मेटल आयंस जो हैं कुछ डिसॉल्व हो जाते हैं इनटू द सॉल्यूशन तो फिर क्या होगा,
तो जनाब यहाँ पे एक डबल लेयर डेवलप होगी। अच्छा, अगर हम डबल लेयर को कंसिडर करें तो दैट इज जस्ट लाइक बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू लेयर्स, जो डबल लेयर्स बनी, जो ऑपोजिट चार्जेस की बनी, हमने कहा कि मेटल आयंस जो हैं दे गेट डिसॉल्व्ड इनटू द सॉल्यूशन, लिक्विड फेज में चले जाते हैं, मेटल प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो फिर जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो क्या होगा, मेटल पहली लेयर जो है नेगेटिव बन जाएगी और उसके ऊपर एक और लेयर बनेगी, दैट विल बी दी पॉजिटिव चार्जेस वाली लेयर बनेगी। ठीक है, तो ये जो लेयर बनती है, दो लेयर्स, दो डिफरेंट चार्जेस की, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड जस्ट लाइक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो भी ऐसे ही होता है ना, आपके पास दो यहाँ पे बनी होती हैं, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दरम्यान में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज है इलेक्ट्रोड के ऊपर, क्यू जिस चार्ज को कहते हैं, हम इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो इक्वेशंस है वही इक्वेशन यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज क्यू है दैट कैन बी रिलेटेड टू द कैपेसिटी ऑफ द डबल लेयर, उस कैपेसिटी जो जैसे कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है उसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई जो है यहाँ पे दैट इज रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, वी से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसे फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू ओवर सी, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन द डबल लेयर और सी जो है आपके पास कैपेसिटेंस आ गई, और कैपेसिटेंस इन टर्न आपको पता है दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये जो मीडियम है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ए जो है आपके पास आ गया एरिया, और डी जो है आपके पास दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। मींस कि आपके पास जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या डबल लेयर का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है दैट इज इक्वल टू क्यू ओवर सी, दैट इज इक्वल टू द चार्ज डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस। अगर आपने चार्ज को लेना कि चार्ज किसके इक्वल होगा, दैट विल बी द इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, जो भी आपके पास इलेक्ट्रोड है, अगर आप देखना चाहते हैं कि उसके ऊपर कितना चार्ज है, देन यू शुड नो द पोटेंशियल डिफरेंस एंड यू डिवाइड इट विद द कैपेसिटेंस, you will get the value of the charge. And if you want to know the potential difference, then you can calculate it by the charge divided by the capacitance, and capacitance in turn is depending upon the area of the metal, या जो आपके पास डबल लेयर बनी है उसका एरिया, और द डिस्टेंस बिटवीन दी टू लेयर्स। ठीक हो गया जी। अब अगर यहाँ पे इसी सिस्टम के अंदर, ये तो हमने सिंपल सिस्टम रखा हुआ था जिसमें हमने कहा था कि ये आपके पास मेटल प्लेट है एंड दैट इज ओनली डिप्ड इन द पोलर लिक्विड। हाउएवर व्हेन यू ऐड दिस सॉल्यूट इन दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स या आयंस को ऐड अप कर दिया जाता है इन दिस पोलर लिक्विड, तो अब क्या होगा, अब आपके पास अगर आयंस हैं तो डेफिनेटली मेटल प्लेट, इफ इट इज नेगेटिवली चार्ज तो पॉजिटिव आयन आके एक लेयर बना देंगे, और इसी तरह अगर नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज है मेटल प्लेट तो फिर इसके ऊपर नेक्स्ट पे नेगेटिवली चार्ज आयंस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेटल प्लेट। ठीक है, और अगर आपके पास सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं तो वहां पे मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन हो जाएगी, मींस के उनके जो पॉजिटिव पोल्स हैं दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, और नेगेटिव साइड विल बी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, यानी कि पोलराइजेशन का फिनोमेना हो जाएगा। तो बोथ फिनोमेना आर पॉसिबल कि जिस टाइम पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं इनटू द पोलर लिक्विड, एक सॉल्यूशन बनता है, या जिसे हम सिंपली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहते हैं। तो थ्रू phenomena can be observed that can be attraction or repulsion of cations or anions at the interface, यानी कि अब इंटरफेस तो बनी है ना, पहले सिंपल लिक्विड भी है, अगर सिंपल सॉल्वेंट भी है तो उसके साथ भी इंटरफेस तो बनी हुई है मेटल इलेक्ट्रोड की। जिस टाइम पे आपके पास केटाइंस और एनाइंस आएंगे तो अगर आप इसको इमेजिन करें तो केटाइंस और एनाइंस की इधर दे विल बी रिपेल्ड बाय द मेटल प्लेट, या जब वो एंटर होंगे इस इंटरफेस में, या दे विल बी अट्रैक्टेड। और अगर आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी पोलराइजेशन का फिनोमेना आएगा, मींस बिल्कुल पोलराइजेशन का फिनोमेना यू ऑलरेडी नो कि पोलराइजेशन का फिनोमेना क्या होता है, कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उसका जो नेगेटिवली चार्ज पोर्शन है वो एक साइड पर अट्रैक्ट हो जाएगा तो दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड पे कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो इवन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट चार्ज, they don't contain the dipole, poles will be induced by the presence of this interface which is already a double layer of two different charges। ठीक है,
अब यहाँ पे जिस टाइम पे मॉलिक्यूल्स आएंगे, वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर ये कुछ एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, और जब ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं, हाउएवर हम कहते हैं कि अगर फर्ज करें आपके पास एक सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर मेटल प्रेजेंट है, तो अब आपके पास जब मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं तो दे मस्ट डिस्प्लेस सम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अगर आपके पास आयंस या मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के अंदर, सॉल्यूट के एब्जॉर्ब हो रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल आयंस, तो दे मस्ट रिप्लेस सम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब भी होते हैं, आपको पता है आयंस का तो ये भी मसला होगा कि आयंस जो है सिंपल एड्सॉर्प्शन फिनोमेना नहीं होता। अगर आपके पास सिंपल गैस मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो रहे हैं ऑन द सरफेस, तो हम कहते हैं कि सिंपल गैस मॉलिक्यूल्स आए, दे गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस साइड्स। लेकिन जिस टाइम पे आपके पास सॉल्यूशन से एड्सॉर्प्शन होनी है, तो अगर आयंस प्रेजेंट है तो वहां पे हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स या जो वाटर हाइड्रेशन है वो मॉलिक्यूल्स भी साथ में अटैच होते हैं, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो पहले सॉल्वेंट को उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्वेंट भी वहां पे प्रेजेंट है उस सिस्टम के अंदर। तो अगर हम बात करें मेटल इलेक्ट्रोड की, तो अगर हमने इलेक्ट्रोड्स को स्टडी करना है या इलेक्ट्रोड बेस्ड प्रोसेसेस को स्टडी करना है, तो मेटल की जो सरफेस है दैट इज इम्परफेक्ट। इम्परफेक्शन इस वजह से होती है, एक तो ग्रेन बाउंड्रीज आती हैं, आपके पास मेटल जो है वो एक होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, एक वन फेज सिस्टम नहीं होता। हालांकि हमें लगता है कि मेटल जो होगा वो वन फेज सिस्टम है, लेकिन एक तो क्रिस्टल इम्परफेक्शंस है, और दूसरा जो ग्रेन्स है मेटल के, वो आपस में बहुत सारे क्रिस्टल्स जुड़े हुए हैं ना, तो वो जो ग्रेन बाउंड्रीज हैं और जो क्रिस्टल की इम्परफेक्शंस हैं, जो फॉल्ट्स होते हैं क्रिस्टल के अंदर, इसकी वजह से मेटल सरफेस नॉन स्मूथ हो जाती है। नॉन स्मूथ मेटल सरफेस की वजह से आपके पास जो थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन है उसमें हमें फिर इम्परफेक्शंस को भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम चार्ज ट्रांसफर की बात कर रहे हैं या किसी फिनोमेना की बात करें जो इस सरफेस के ऊपर हो रहा है, तो फिर हमें इम्परफेक्शंस को हम आइडियल कंडीशंस नहीं ले सकते। आइडियल बिहेवियर जो होगा मेटल का, जिस टाइम पे हम कंसिडर कर रहे थे कि 100%, जो हम ये कंसिडर कर रहे थे ये वाला फिनोमेना कि बिल्कुल 100% स्मूथ प्रोसेस आपके पास या स्मूथ बाउंड्री आपको नजर आ रही है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ऐसा क्यों नहीं होता? एक तो मेटल के क्रिस्टल के अंदर इम्परफेक्शंस होती हैं जिन्हें हम फॉल्ट्स कहते हैं, जैसे कि क्रैक्स होते हैं, ठीक है। दूसरा ग्रेन बाउंड्रीज हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो जुड़े हुए हैं, तो वहां पे ग्रेन बाउंड्रीज आ जाती है, जिसकी वजह से ये वाली जो सरफेस है दैट इज नॉट दैट मच स्मूथ, ठीक है। तो दैट रिजल्ट के जो आपके पास एक्सपेरिमेंटली अगर हम फिनोमेना को या थ्योरेटिकली वट एवर देखें, तो अगर आप थ्योरेटिकली कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू टेक अकाउंट दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। अदरवाइज जो आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं और जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं वो सिमिलर नहीं रहते। तो दे इफ यू आर गोइंग टू study the phenomena which are taking place at the surface of the electrode surface, then it is better to take liquid metal, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि एक्चुअल जो इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस की स्टडी है वो ज्यादा होने ही तब शुरू हुई है जिस टाइम पे आपके पास मरकरी को एज इलेक्ट्रोड कंसिडर किया गया, ठीक है। मरकरी को जब एज इलेक्ट्रोड लिया, अब मेटल पॉइजनिंग भी एक मसला था, ठीक है, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। मोर ओवर ये इम्परफेक्शंस और ग्रेन बाउंड्रीज की वजह से भी आपके पास थ्योरेटिकल रिजल्ट्स जो आते हैं दे डोंट मैच विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो अगर आपने थ्योरेटिकली उसको करना है इंटरप्रेट एक्सपेरिमेंट्स को, देन यू विल हैव टू टेक into account these imperfections as well। तो इनको इतना अब हम that is not easy, ठीक है। if you want to study the liquid the electrode processes, then it is better to take the liquid metals। लिक्विड मेटल्स का फायदा क्या होगा कि आपके पास जो जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रोड काइनेटिक स्टडी करनी है, तो वो स्टेट ऑफ द सरफेस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, कि सरफेस स्मूथ है, एक जैसी बिल्कुल सरफेस अवेलेबल है सब मॉलिक्यूल्स को जो सराउंड कर रहे हैं उस सरफेस को। तो लिक्विड मेटल का सेम केस है, एक तो इसके अंदर कोई इम्परफेक्शंस नहीं होती सॉलिड्स की तरह, ठीक है, और दूसरा ये स्मूथ सरफेस होगी, ठीक है। होमोजीनियस एक वन फेज ही कंसिडर होगी, इसके अंदर जो जिस तरह के ग्रेन बाउंड्रीज आ रही हैं तो इस टाइप के इश्यूज नहीं होंगे। तो इट इज बेटर कि इफ यू आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, देन यू
may take the liquid electrodes, और जो स्पेशली आपके पास काइनेटिक स्टडीज हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं करंट फ्लो की, कि करंट कैसे फ्लो करता है या करंट की क्या वैल्यूज हो सकती हैं इन दी व्हेन यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट दी इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। ठीक है, अब हमने पहले ही बात की कि अभी जो प्रीवियस मैंने आपको बताया कि डबल लेयर के अंदर क्या सीन होता है या इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर हम किस तरह इसको कर सकते हैं। तो Q was equal to phi over C, या फिर phi is equals to Q over C, where phi is representing the potential difference। तो अगर हम इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू T, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन को दोनों फॉर्म्स में लिखा जा सकता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q ओवर C, जो हमने प्रीवियस लिखा, मैंने आपको बताया अगर आपने Q को करना दैट विल बी इक्वल टू phi ओवर C। तो अब यहाँ पे phi इंटू C आएगा ना, मैं phi ओवर C कह रही हूँ तो कोई भी नहीं इसको कंसिडर कर रहा। Q जो होगा दैट विल बी इक्वल टू phi मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, तो अब Q को उस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे इंटरप्रेट किया है, इवन दैट आई शुड राइट हियर कि मैम बता इसलिए गए थे कि वो दरमियान में डिस्टर्बेंस होती है तो सबको अंडरस्टैंड हो रही है तो मल्टीप्लाई करना। मैं कह रही हूँ कि इतना रह ही ना जाए आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग से। मैं V इंटू C कर रही हूँ वो ठीक है जी। Q आपके पास किस किस के लिए चार्ज किसके इक्वल आ जाएगा, phi इंटू C के इक्वल आ जाएगा। अब हमने इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन आ गई Q इज इक्वल टू phi इंटू C, इसको डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट विल बी dQ ओवर dt, और डिफरेंशिएशन तो आपको शायद मेरे से भी ज्यादा आती होगी, यहाँ पे वही प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है। C पहले phi को डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर C को डिफरेंशिएट कर लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, एंड इफ वी आर कंसिडरिंग दैट, अच्छा अब dq ओवर dt किसके इक्वल आ जाता है, करंट के। चार्ज पर यूनिट टाइम जो है दैट इज इक्वल टू करंट, इसको IC, ये C यहाँ पे इस वजह से लिखा हुआ ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैपेसिटेंस वाला करंट है। ठीक है, और ये जो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, एक है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम और दूसरा है चेंज इन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने प्रीवियसली आप लोगों को इक्वेशन बता दी ना कि आपके पास जो कैपेसिटेंस है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करती है, ये परमिटिविटी कांस्टेंट जो होता है A और D पे। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रोड का एरिया हम चेंज नहीं कर रहे और डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा और सॉल्वेंट भी कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आपके पास कैपेसिटेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक प्रोसेस। तो ये वाला जो आपके पास dc ओवर dt है, यानी कि चेंज इन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास चेंज आ ही नहीं रही कैपेसिटेंस में, as we are considering that area is not being changed, distance is not being changed, और आपके पास जो solvent है that is also not being changed। तो ये वाला फैक्टर जो है ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और I will be equals to C d phi over dt, means के जो कैपेसिटेंस करंट है, ठीक है, जो कि डबल लेयर को चार्ज कर रहा है, इसे कैपेसिटी करंट या कैपेसिटेंस करंट कहते हैं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको इधर मेंशन भी किया है कि करंट चार्जिंग द डबल लेयर, ये वही करंट है ना जो डबल लेयर वाला करंट है, उसी की हम बात कर रहे हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद टाइम। और जिस टाइम पे डायरेक्ट करंट फ्लो करता थ्रू द सेल देयर इज नो चेंज। अच्छा, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी सेल को, करंट प्रोवाइड करते हैं अगर सिस्टम को, तो इनिशियली तो चेंज आती है करंट की वैल्यूज में, लेकिन होता क्या कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा मींस के देयर विल बी नो चेंज इन पोटेंशियल,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर आपके पास करंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस मीन्स कि डायरेक्ट करंट मस्ट बी पास्ड बाय अनदर मैकेनिज्म। जो डायरेक्ट करंट है वो किसी और मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ से पास हो रहा होगा। तो वो जो कंटिन्यूअस फ्लो है, ये हमारे पास क्या होता है कि बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो फैराडेज लॉ के ऊपर ही बेस करता है कि आपके पास कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट जो है थ्रू अ सेल दैट इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि आई सी इज इक्वल टू सी डी फाई ओवर डी टी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूअसली चेंज तो नहीं हो रहा होता। इनिशियली जिस टाइम पे आप एक प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं देयर इज अ डिफरेंस इन द पोटेंशियल व्हिच कैन बी चेंज इन टाइम, लेकिन आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिस्टम तो आपके पास अब यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर चेंज नहीं हो रहा तो अगर हम इस इक्वेशन के ऊपर रिलाय करें तो आपके पास तो आई सी 0 हो जाना चाहिए, लेकिन करंट तो होता है। इसका मतलब है कि जो आपके पास जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज एसोसिएटेड विद द रिएक्शन, जो सेल रिएक्शन हो रहे हैं, जो या दो जो इलेक्ट्रोड हैं इनके ऊपर जो रिएक्शन हो रहे हैं उनकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब जब इलेक्ट्रोड रिएक्शन होते हैं, अगर फर्ज करें एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन है विच इज बीइंग टेकिंग प्लेस ऑन द कैथोड सरफेस, और दूसरा जो आपके पास रिएक्शन है दैट इज अकरिंग एट द एनोड सरफेस। अब जिस टाइम पे करंट ने इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन इंटरफेस को क्रॉस कर दिया तो फिर आयंस कैरी करेंगे उस चार्ज को। करंट बेसिकली है क्या, चार्जेस ही है ना, मूवमेंट ऑफ चार्जेस है या फ्लो ऑफ चार्जेस है। ठीक है, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोड के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, फर्ज करें ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है, मींस के इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उस सिस्टम के अंदर से, या फिर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होंगे सिस्टम में या फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, या तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होगा या आपके पास कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होगा। अगर एक सिस्टम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो दे विल बी कैरिड बाय द चार्जेस, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, या आयंस इस चार्ज को कैरी करेंगे टुवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये जो फ्लो ऑफ करंट हुआ थ्रू द सॉल्यूशन बाय द विद द हेल्प ऑफ द आयंस, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड से कैरी होगा, एक इलेक्ट्रोड पे एक प्रोसेस हो रहा है दैट इज रिजल्टिंग इन द इन इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दे विल बी कैरीड थ्रू द सॉल्यूशन, और ये कैसे कैरी होंगे थ्रू द सॉल्यूशन बाय विद द हेल्प ऑफ द आयंस एंड दे विल गो टू द अदर इलेक्ट्रोड। अब जब अदर इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे आपके पास इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वहां पे रिडक्शन का फिनोमेना होगा, मींस एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का फिनोमेना हो रहा है तो दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन का फिनोमेना हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, ये हम कहते हैं जो फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है दैट इज नोन एज फैराडे करंट। ठीक है, तो क्यू एफ से हम क्या देते हैं, फैराडेज लॉ ये कहता है कि ये चार्ज पास हो रहा है दैट इज इक्वल टू एन एफ एम। ठीक है, वेयर क्यू एफ इज द चार्ज पास बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन, और एम जो है आपके पास ये नंबर ऑफ मोल्स हैं जिनके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जाहिर बात है जितना रिएक्शन ज्यादा होगा उतना ही आपके पास ज्यादा चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, इतने ही ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे। एन जो है ये किसी भी रिएक्शन में अगर आपके पास जिंक है तो दैट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव है वो Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो इस रिएक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है। एन जो है उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करता है विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ रिएक्शन, लेकिन एम यहाँ पे है ये नंबर ऑफ मोल्स को कंसिडर कर रहे हैं। अदरवाइज हम लोग यूजुअली एन से नंबर ऑफ मोल्स को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, और ये आप केमिकल इक्वेशन से देखेंगे। m जो है ये दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स है। ठीक है, विच आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, मींस के अगर फर्ज करें हम कहते हैं कि 0.1 मोल आपके पास कॉपर आयंस है विच आर बीइंग रिड्यूस्ड, तो ये वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं विच आर बीइंग फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपके पास फैराडेज लॉ है जो कहता है कि जो चार्जेस हैं दैट इज इक्वल टू जितना चार्ज प्रोड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू एन एफ एम, वेयर एफ इज द कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट इसका भी आपको पता ही होगा। अब इस इक्वेशन को भी अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये भी आपके पास क्यू एफ ओवर क्यू डी टी आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू आई एफ।
वहां पे IC लिखा था, दैट वाज द कैपेसिटेंस करंट, ठीक है, ये कैपेसिटी करंट, और यहाँ पे IF इस मेंशन किया है कि ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैराडेज करंट को। तो NF, अब यहाँ पे N भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वेरी नहीं ना कर सकते किसी भी एक प्रोसेस में से, F भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे dm/dt आ जाएगा। अगर आप dm/dt की बात करें तो दैट इज जस्ट द वे हमने पहले हम अपने काइनेटिक्स के रिएक्शंस में भी कहते हैं कि चेंज इन मोलैरिटी है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हमारे पास अब दो तरह के करंट हो गए, एक हमारे पास IC करंट था और दूसरा जो है वो आ गया IF। तो अगर आपके पास टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दी सेल की हम बात करें तो वो आपके पास दोनों करंट्स को हमें ऐड करना पड़ेगा, एक कैपेसिटी करंट है, एक फैराडे करंट है। कैपेसिटी करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, और जो फैराडे करंट है वो डिपेंड करता है आपके पास जो रिएक्शंस हो रहे हैं which are being taking place on the surface of the electrode, whether that is oxidation reactions or the reduction reaction। अब मैं दोबारा वापस जाती हूँ, यहाँ पे जब हमने बात की थी मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो की इन द सिस्टम, तो हमने कहा था कि IC कहाँ से आ गया था, IC आया था, ये हमने जब बात की थी कि डबल लेयर के का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू चार्जेस डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस। क्योंकि डबल लेयर को हमने किस तरह कंसीडर किया था, हमने इसे कंसीडर किया था एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो वहां पे हमने कहा था कि करंट अगर इस डबल लेयर कि अगर हम चार्जिंग करते हैं, ठीक है, तो ये जो करंट है दैट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाउएवर आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर चेंज नहीं आ रहा होता, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब है सेल के अंदर करंट जीरो होना चाहिए। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, मीन्स कि नो डाउट कि IC is depending upon the change in potential difference with respect to time, but when there is potential difference with respect to time still there is current। तो वहां पे फिर हमने कहा था कि वहां पे इसका मतलब है कि जो करंट है कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस तो इनिशियली तो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन जब सेल सेटअप हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज जो है वो क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ, तो IC भी इसका मतलब है जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टोटल करंट सेल का करंट देखे तो वो तो जीरो नहीं होता, करंट तो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। तो वहां पे हमने अब फैराडे करंट किधर से आ गया, फैराडे करंट आया है ड्यू टू दी सेल रिएक्शन, मींस के आपके पास जो इलेक्ट्रोड सरफेसेस पे रिएक्शन हो रहे हैं वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसकी वजह से वो जो फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ दैट इज फैराडेज करंट। अब फैराडेज करंट जो है दैट इज, अगर उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में देखें या उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो तो दैट इज NF dm/dt। तो हाँ, मीन्स कि अगर आप ओवरऑल सेल के अंदर करंट की बात करें तो देयर आर two ways by which cells are current is being produced. One is the IC and the other is the IF. IC is being produced due to the change in potential difference with respect to time, जबकि IF जो है that is being produced by the chemical reactions which are being taken place on the electrode surfaces। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एक आपके पास आ गया NF dm/dt और दूसरा जो आ गया आपके पास CD5/dt। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो करंट फ्लो होता है किसी भी सेल में से दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी, दोनों चीजों के प्रोपोर्शन है, दैट इज प्रोपोर्शन टू द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरा ये आपके पास जो सेल रिएक्शन हो रहा है या इलेक्ट्रोड सरफेसेस के ऊपर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। dm/dt क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, व्हिच इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन which is taking place at the surface of the cell, sorry, at the surface of the इलेक्ट्रोड। और ये जो है फैराडेज करंट, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे करंट फ्लो करता है ड्यू टू दी फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। और आपको पता है जो फिर अगर मूवमेंट ऑफ आयन है यहाँ पे फिर हमें कंडक्टेंस के फिनोमेना को भी इन अकाउंट करना पड़ता है, और कंडक्टेंस जो है ये ना सिर्फ नंबर ऑफ चार्जेस पर डिपेंड करती है विच आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, दैट आल्सो डिपेंड अपॉन द, एक तो नंबर ऑफ आयंस पे और फिर मोबिलिटी ऑफ आयंस पे, मीन्स कि ये इन दोनों चीजों के ही ऊपर डिपेंड करती है, मोबिलिटी ऑफ आयंस पे भी और नंबर ऑफ आयंस विच आर प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। तो फैराडे करंट जो है फर्दर एक तो रेट ऑफ रिएक्शन पे, दूसरा फिर जो फ्लो ऑफ करंट होगा थ्रू द सॉल्यूशन
वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट आयंस पे या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उनके ऊपर डिपेंड करेगा जो फ्लो ऑफ करंट है। ठीक है, और जो सोर्स ऑफ करंट है वो आपके पास दो सोर्सेज हैं करंट के, एक आपके पास क्या आगे चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा आपके पास सोर्स ऑफ करंट जो है दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज जो रिएक्शन कहाँ पे हो रहे हैं, एट द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड हो रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो दैट वाज द दैट इज हाउ करंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द सेल। तो हम इंशाल्लाह अब इसको नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर को फर्दर। ठीक है, तो जी ठीक है। we have discussed about the structure of interface. Structure of interface को मैंने कम डिस्कस किया है, एक्चुअली we have already discussed double layer और double layer के मॉडल्स को हम